नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अशोक को हम पूरा पढ़ चुके थे। आज हम अशोक का पतन देखेंगे। अशोक के बारे में जो बेसिक चीज़ें छूट गई हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें विविध तथ्य के रूप में वो हम जानेंगे। ठीक है। और अशोक का आखिर आ, अंत कैसे हुआ वो सारी बात हम करेंगे। ठीक है। तो अशोक के बारे में हम यहाँ पे दे सकते हैं कि अशोक से संबंधित विविध तथ्य हम डाल देते हैं आज की हेडिंग। ठीक है। और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो चलो विद्यार्थियों, हम हेडिंग डालते हैं। अशोक हम पढ़ रहे थे। अशोक जिसको हमने पूरा पढ़ लिया था। अशोक का मूल्यांकन डाल देते हैं। चलो, अशोक का मूल्यांकन, ये अच्छा बिंदु है। अशोक का मूल्यांकन, दरअसल अशोक का मूल्यांकन तो हम पूरा कर ही चुके हैं। वैसे मूल्यांकन तो क्या ही करें, लेकिन फिर भी मूल्यांकन मैंने इसलिए कहा है कि कुछ विद्वानों ने इसकी तुलना अन्य शासकों से की है। उनका जिक्र आज हम इस क्लास में करेंगे, इसलिए हम मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। दरअसल मैं पहले आपको दो ऐसे तथ्य बताता हूँ जो अशोक के जीवन के आखिरी समय की बात करते हैं। उसके बाद हम इनका मूल्यांकन ही करेंगे, है ना। वो भी मूल्यांकन में ही हम लिख देंगे दोनों फैक्टों को। दिव्यावदान और अशोकावदान दोनों कुछ ऐसी बात बताते हैं जो कि विशिष्ट है। बात ये है, दिव्यावदान ये कहता है कि अशोक का शासन और राज्य जितना प्रसिद्ध था उतना ही खराब अंत अशोक का रहा, है ना। ये बात दिव्यावदान लिखता है। ऐसा ही कुछ अशोकावदान लिखता है। अशोकावदान क्या कहता है कि अशोक का जो राज्य था वो अंतिम समय में और आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही कमजोर हो गया था, क्योंकि अत्यधिक दान देने के कारण अशोक का जो राज्य था वो बहुत गरीब हो गया था, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अशोक को भी अपने जीवन के अंतिम समय में और सिर्फ एक आंवला मिलता था रोज खाने को, है ना। यानी कि शासक को भी एक आंवला ही मिलता हो खाने के लिए। ऐसी कंडीशन आ गई अशोक के राज्य के, ऐसा अशोकावदान लिखता है। ठीक है। तो वैसे तो देखो, इस तथ्य में मुझे इतनी प्रामाणिकता नज़र नहीं आती कि एक शासक को इतने दान देने से इतनी गरीबी आ जाए कि केवल एक आंवले पर जीवन बसर करना पड़े। तो फिर आम जनता की क्या स्थिति रही होगी, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि इतने महान शासक की आई होगी, मगर कुछ अतिशयोक्तियों के चलते और जो माइथोलॉजी है, मिथक जो कहते हैं हम, उनके चलते इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ता है और परीक्षा में पूछी जाती हैं तो याद भी करना पड़ता है। ठीक है। तो चलो, हम इन दोनों बातों को लिख के और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, है ना। आगे की चर्चा में जैसे एच.सी. राय चौधरी अशोक की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। वो कहते हैं कि अशोक में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी शक्ति थी, है ना। और चंद्रगुप्त सी शक्ति थी, और जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त जैसी बहुप्रतिभा उसके अंदर थी। और अशोक के अंदर अकबर महान के जैसी धर्म सहिष्णुता थी, ऐसा एच.सी. राय चौधरी हमको बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य भी कई विद्वान हैं जो इनकी तुलना करते हैं। जैसे रिच डेविड्स की बात करूं तो रिच डेविड्स अशोक की तुलना रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं, है ना। किससे करते हैं? कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। वहीं हम बात करें मैकफॉल की, तो मैकफॉल भी एंटियोल जो एंटोनियस से करते हैं। रोम के सम्राट थे एंटोनियस, जो कि एक दार्शनिक भी थे, सम्राट व दार्शनिक दोनों थे। एंटोनियस वे केंटपाल से भी करते हैं ना। केंटपाल या शेंटपाल, ये थोड़ा सा पढ़ने का, अंग्रेजी का जो पढ़ने का फर्क है उसके कारण केंट सेंट हो जाता है ना। तो एंटोनियस वे सेंटपाल या केंटपाल से मैकफॉल ने अशोक की तुलना की है। ठीक है। वहीं जो एच.जी. वेल्स हैं, वो उन्होंने कहा है कि अशोक के प्रकाश से और इतिहास के जो स्तंभ हैं वो वोल्गा नदी से और जापान तक प्रकाशमान रहेंगे, ऐसा
H.G. वेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे जो तथ्य हैं इनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप बढ़िया तरीके से रट्टा मार देना, समझने का इसमें कुछ नहीं है, सारा रट्टा मारने जैसा है ना। तो आप रट्टा मारना बढ़िया तरीके से, मैं भी रट्टा ही मार के आया हूँ, है ना। बाद में तो मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन जब लगातार पढ़ते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। एक बार देख के आ जाते हैं तो फिर चीज़ याद रह जाती है ना। तो आप बढ़िया तरीके से लिखना, एक एक बातों को हम लिखते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ पहले दिव्यावधान की, है ना। दिव्यावधान, दिव्यावधान में क्या लिखा है कि जितना प्रसिद्ध अशोक का शासन रहा, है ना, जितना जितना प्रसिद्ध अशोक का शासन व राज्य रहा, उतना ही खराब इसका अंतिम समय रहा था ना। उतना ही खराब अशोक का अंतिम समय रहा, उतना ही खराब अशोक का अंतिम समय रहा, उतना ही खराब अशोक का अंतिम समय रहा। ठीक है, बात नंबर 2 क्या है, बात दूसरी मैं बात करूं अशोकावदान, ठीक है। अशोकावदान ये कहता है कि अत्यधिक दान के कारण अशोक के राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, है ना। अत्यधिक दान के कारण अशोक के राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, है ना। आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। इस कारण अशोक को जीवन बसर करने के लिए केवल एक आंवला दिया जाता था। बताइए शासक को और एक आंवला दिया जाना, मतलब क्या बात कर रहे हैं लोग। खैर हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए जीवन के अंतिम समय में अशोक को केवल एक आंवला रोजाना ही दिया जाता था, केवल एक आंवला ही दिया जाता था। यह बात हमको अशोकावदान में मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरिश्चंद्र वर्मा, H.C. राय चौधरी की, है ना। H.C. राय चौधरी क्या कहते हैं, तीसरे नंबर पर। अब मूल्यांकन की बात आती है, ये अशोक के राज्य का मूल्यांकन एक तरीके से, है ना। अब हम बात करते हैं H.C. राय चौधरी, ठीक है। राय चौधरी साहब, H.C. राय चौधरी साहब क्या कहते हैं कि अशोक में चंद्रगुप्त सी शक्ति, समुद्रगुप्त सी बहुप्रतिभा व अकबर जैसी धर्म सहिष्णुता थी। अकबर जैसी धर्म सहिष्णुता थी, ठीक है।
अकबर जैसी धर्म सहिष्णुता थी। ठीक है, ये कहते हैं राय चौधरी साहब। ठीक है, और आगे की हम बात करें तो अब हम रिच डेविड्स की बात करते हैं। रिच डेविड्स अशोक की तुलना किससे लगाते हैं? रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से लगाते हैं। ठीक है, तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से लगाते हैं। सॉरी, अब हम बात करते हैं रिच डेविड्स की बात कर लेते हैं। सॉरी, रिच डेविड्स। ठीक है, रिच डेविड्स की बात करें तो रिच डेविड्स हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि अशोक की तुलना, है ना, अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से लगाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन से लगाते हैं, है ना, या करते हैं, आप समझ जाना, मिटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से लगाते हैं या करते हैं, ये बात आपको समझ में आई गई होगी। वैसे 5वें नंबर पे मैकफॉल की बात करूं मैं। मैकफॉल जो है ये भी रोमन सम्राट और दार्शनिक जो है एंटीनियस से करते हैं, और जो है सेंट पॉल से करते हैं अशोक की तुलना। ठीक है, मैकफॉल इन्होंने, या मैं सीधा लिख देता हूँ, अशोक की तुलना एंटीनियल व सेंट पॉल से की। ठीक है, एंटीनियल व सेंट पॉल से की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंटीनियल व सेंट पॉल से मैकफॉल ने जो है अशोक की तुलना की है। ठीक है, और सॉरी, एक नाम हम और इसमें यहाँ पे लिखना चाहेंगे, H.G. वेल्स का। 6 नंबर पे जो है H.G. वेल्स। ठीक है, H.G. वेल्स की बात हम कर सकते हैं। तो H.G. वेल्स ने क्या कहा था कि अशोक के प्रकाश से और इतिहास के स्तंभ जो हैं वो वोल्गा से और जापान तक प्रकाशमान रहेंगे, है ना। ये कही की बात H.G. वेल्स ने कि अशोक के प्रकाश से इतिहास के स्तंभ वोल्गा नदी है ना, वोल्गा से और जापान तक प्रकाशमान रहेंगे। ठीक है, प्रकाशमान रहेंगे। तो अशोक के प्रकाश से इतिहास के स्तंभ वोल्गा नदी से जापान तक प्रकाशमान रहेंगे। ठीक है, ये विदेशियों को ध्यान रखना। मैकफॉल ने अशोक की तुलना एंटीनियस व सेंट पॉल से की। ये एंटीनियस है, सॉरी, एंटीनियस है ना, एंटीनियल नहीं है, एंटीनियस व सेंट पॉल से की। रिच डेविड्स ने अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से की, है ना, कॉन्स्टेंटाइन से की। ठीक है, राय चौधरी ने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त और अशोक। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। बड़ा ही रट्टा मारने वाला मामला है। काफ़ी बार पढ़ोगे तब जाके चीज़ें दिमाग में बैठ पाएंगी, है ना, भेजे में और सेट हो पाएंगी। ठीक है, आप बढ़िया से रट्टा मारना। आगे बात करते हैं, कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं कि अशोक को कहाँ कहाँ पे क्या क्या कहा गया है। तो कुछ विविध तथ्य की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। विविध तथ्य, है ना, एक छोटी सी हेडिंग डाल दो आप, विविध तथ्य, है ना। विविध तथ्य की बात करते हैं हम।
विविध तथ्य है ना। विविध तथ्य में बात करें तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा अशोक को अशोक के नाम से कहाँ पुकारा गया है। तो ऐसे 4 अभिलेख हैं जो कि लघु अभिलेख हैं अशोक के, जिनमें अशोक को अशोक कहा गया है। वो हैं मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयकोलम, ये 4 अभिलेख हैं, ठीक है, जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है। ये ध्यान रखना है ना। अशोक नाम कहाँ मिलता है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, यहाँ पे स्रोत लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अशोक, ठीक है। तो अशोक नाम जो मिलता है अशोक का विद्यार्थियों, वो मिलता है हमको 4 जगह से मिलता है बस, ठीक है। एक तो मिलता है मास्की से, है ना, मास्की से, है ना। बुद्ध साकी में मिलता है मास्की से, और अशोक में मिलता है अशोक मास्की। एक मिलता है गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा। और एक मिलता है नेतुर, नेतुर। और एक मिलता है उदयकोलम, है ना, उदयकोलम, ठीक है, नेतुर, उदयकोलम। इन 4 जगह से मिलता है। ये क्या है, लघु अभिलेख है, ठीक है। लघु लघु अभिलेख या लघु लघु शिलालेख कह सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ से हमको अशोक नाम मिलता है, अशोक का इन 4 अभिलेखों से, ठीक है। बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और इनमें से जो हमारा बताऊं मैं आपको मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयकोलम, वैसे इनको पढ़ेंगे, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा। नेतुर के बारे में इस प्रकार से जो है आता है। इसमें जो गुर्जरा है ना, ये गुर्जरा ये मध्य प्रदेश से मिलता है। बाकी ये भी कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कर्नाटक में। कहाँ पढ़ते हैं, कर्नाटक में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं कर्नाटक में पढ़ते हैं, जबकि ये एमपी में पढ़ता है। इसके अलावा रायो अशोक एक नाम मिलता है कंगनहल्ली के लेख से ना, रायो अशोक, ठीक है, रायो अशोक, ठीक है। रायो अशोक नाम कहाँ से मिलता है, कंगनहल्ली, ये नाम ध्यान रखना। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है ना, कंगनहल्ली, कंगनहल्ली से मिलता है। नंबर 3 की बात करें हम तो अशोक वर्धन नाम मिलता है विष्णु पुराण से, ठीक है। क्या, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन जो है, अशोक वर्धन ये मिल जाता है हमको विष्णु पुराण से। कहाँ से, विष्णु पुराण से मिल जाता है, ठीक है। तो विष्णु पुराण नाम ध्यान रखना है ना। क्या ध्यान रखना है, विष्णु पुराण ध्यान रखना है। और बात करें बुद्ध साक्य की, मैंने अभी बताया मास्की से, है ना। तो बुद्ध साक्य यहाँ पे हम लिख सकते हैं बुद्ध साक्य। बुद्ध साक्य नाम कहाँ से मिलता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं मास्की, ठीक है। क्या लिखेंगे, मास्की लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमुख प्रमुख नाम यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी, देवा नाम प्रिय व प्रियदर्शी अशोक के अधिकांश अभिलेखों में जो नाम मिलता है वो मिलता है देवा नाम प्रियदर्शी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। देवा नाम प्रियदर्शी, है ना। देवा नाम प्रियदर्शी जो नाम मिलता है ये अशोक के अधिकांश अभिलेखों में यही मिलता है, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों में ये नाम मिलता है। एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो प्रमुख प्रमुख बातें जो थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा इनको महाभारत में इनका नाम महाशूरवीर अपराजित मिलता है, वो बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। महाशूरवीर अपराजित मिलता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलो, उपाधि तो मैं रेड कलर की पेन से लिख रहा हूँ। महाशूरवीर ये आएगा सेम है ना शायद, आप देख लेना। महाशूरवीर व अपराजित, महाशूरवीर व अपराजित जो मिलता है वो मिलता है हमको महाभारत से, ठीक है। कहाँ से मिलता है, महाभारत से मिलता है, ठीक है, महाभारत से मिलता है।
महाशूरवीर व अपराजित जो है वो हमको महाभारत से मिलता है। इसके अलावा जो बुदनी का पनगुडरिया लेख है जो मध्य प्रदेश से मिला है, उसमें इनको महाराज पुर कहा गया है ना, महाराज कुमार कहा गया है। ठीक है, महाराज कुमार कहा गया है बिल्कुल। बुदनी के पनगुडरिया लेख जो मिला है मध्य प्रदेश से, वहां से क्या कहा गया है, महाराज कुमार। ठीक है, मैं रेड कलर के पेन से लिखना चाहूंगा महाराज कुमार, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा महाराज कुमार। ठीक है, महाराज कुमार नाम तो मिलता है अशोक का, वो कहाँ मिलता है, पनगुडरिया एमपी से जो लेख मिला है वहां से, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, पनगुडरिया लेख है ना, कहाँ से मिला है, एमपी से मिला है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, ये कितने फैक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, है ना। इनको आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। और कई बार क्या होता है ना, सीधा फैक्चुअल सवाल अशोक के उपाधियों से बहुत बार पूछा गया है। राय अशोक नाम कहाँ मिलता है, कंगनहल्ली, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार नेट जैसी एग्जाम में मुझे लगता है पूछा गया है, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और हम जो है अब आगे बढ़ते हुए अशोक के उत्तराधिकारियों की चर्चा करते हैं अब। ठीक है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने बढ़िया तरीके से इसको उतार लिया होगा। और अब हम अशोक के उत्तराधिकारियों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकारियों में जो है अलग अलग बात मिलती है। पुराण जो है, पुराणों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ था। कौन हुआ था, कुणाल हुआ था, है ना। और जो है राजतरंगी जालोक को अशोक का उत्तराधिकारी बताती है ना, जालोक को। और जालोक के बाद जो शासक बना वो बना दामोदर। वही लामा तारानाथ अशोक का उत्तराधिकारी वीरसेन को बताता है। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पे लिखनी है अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी कर देंगे, है ना, अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी। तो अशोक के उत्तराधिकारी में बात करें हम पुराणों के अनुसार, पुराण क्या कहते हैं, पुराण जो कहते हैं वो कहते हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी जो हुआ वो कुणाल हुआ। कुणाल के बाद बुद्ध पालित हुआ, फिर इंद्र पालित हुआ, फिर संप्रति हुआ, संप्रति के बाद में दशरथ हुआ, दशरथ के बाद में दर्शन हुआ, फिर सालसुख हुआ, है ना, सालीसुख हुआ, सालीसुख के बाद में देववर्धन हुआ, देववर्धन के बाद में सतधनुष हुआ, और सतधनुष के बाद में अंतिम शासक प्रहत्रथ हुआ। एक बड़ी लिस्ट पुराण हमको देते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों की। तो उनकी बात में यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूँ, बात तो क्या ही है। देखो क्या क्या नाम मिलते हैं अशोक के बाद में। पुराण बताते हैं कि कुणाल जो है इसका उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, कुणाल के बाद कौन बना शासक, बुद्ध पालित, है ना, बुद्ध पालित जो है शासक बना। बुद्ध पालित के बाद जो है इंद्र पालित बना, इंद्र पालित बना। ठीक है, इंद्र पालित बना। इंद्र पालित के बाद जो शासक बना वो संप्रति बना, है ना, संप्रति। ठीक है, संप्रति के बाद में दशरथ बना, है ना, दशरथ के बाद में दर्शन बना, दर्शक बना, दर्शक। ठीक है, दर्शक के बाद में शासक बना जो है सालीसुख बना, है ना, सालीसुख बना। सालीसुख के बाद में देवधर्मन बना, देवधर्मन बना। ठीक है, देवधर्मन बना। ठीक है, देवधर्मन के बाद हम बात करें तो देवधर्मन के बाद सतधनुष बना। कौन बना, सतधनुष। ठीक है, सतधनुष बना। और सतधनुष के बाद जो अगला शासक बना वो बना बृहद्रथ।
बृहद्रथ बना, ठीक है, बृहद्रथ बना। ये बृहद्रथ अंतिम शासक था, है ना। बृहद्रथ कौन था? अंतिम शासक था, ठीक है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या इसका ही जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो इसकी हत्या करके ये है तो पूरा ही रहेगा इसमें ना, बृहद्रथ की हत्या करता है और मौर्य वंश की समाप्ति करके शुंग वंश की स्थापना मगध में करता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जिसको जो है ब्राह्मण क्रांति की संज्ञा भी हमारे हरप्रसाद शास्त्री साहब ने दी थी, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, ये तो हुआ पुराणों के अनुसार क्रम, ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। अंतिम और प्रथम को जरूर ध्यान रखना। राज तरंगिणी क्या कहती है? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, है ना। राज तरंगिणी ये कहती है कि अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बना वो बना जालोक। कौन बना? जालोक बना, है ना, जालोक बना। और जालोक के बाद अगला जो शासक बना वो बना दामोदर बना। जबकि यहाँ पे जालोक और दामोदर दोनों का जिक्र नहीं मिलता। मगर अगली एक और लामा तारानाथ जो है तिब्बती बौद्ध लेखक हैं, लामा तारानाथ, है ना। लामा तारानाथ जो है इनका मानना है, लामा तारानाथ का, कि वीरसेन जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। कौन था? वीरसेन को अशोक का उत्तराधिकारी बताता है, ठीक है। तो जो भी हो, ये वंशा सॉरी ये क्रम हमको मिलता है, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेते हैं यहाँ से सीधा सवाल अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में। अब सर्वमान्य मत क्या है कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ था, है ना, कुणाल हुआ था। और विंसेंट स्मिथ का मानना ये है कि कुणाल के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में बंट गया था। एक भाग पे शासन करता था संप्रति और दूसरे पे शासन करता था दशरथ, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। और कुणाल जो है उसके नाम धर्म विवर्धन व सुयस हमको मिलते हैं पुराण में। विष्णु पुराण है वो नाम, ठीक है, विष्णु पुराण नाम है। तो हम ये बात कर लेते हैं सर्वमान्य मत, है ना, या सामान्य मत की बात करें। सामान्य मत किसके संदर्भ में? सामान्य मत अशोक के उत्तराधिकारी के संबंध में सामान्य मत क्या है वो हम बात करते हैं। तो सामान्य मत है कि कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुणाल हुआ, है ना, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। कुणाल को धर्म विवर्तन व सुयश भी कहा गया है। किसमें? विष्णु पुराण में कहा गया है। ये पुराण बड़ी गलती करवा रहे हैं मेरे से आजकल, लेकिन इस बार मैं श्योर हूँ कि विष्णु पुराण सही है, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि विंसेंट स्मिथ के अनुसार कुणाल के समय मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया था, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे लिख देना V.A. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, है ना, V.A. स्मिथ के अनुसार, सीधा ही के अनुसार, तो क्या मैं तीर लगा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ कि कुणाल के समय मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया था। ठीक है, दो भागों में बट गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो दो भागों में कैसे बटा उसकी हम बात करें तो इस प्रकार से दो भाग हम कर लेते हैं। यहाँ पे तो हो गए संप्रति, है ना, संप्रति। एक हो गए दशरथ, ठीक है। तो विद्यार्थियों, संप्रति के बारे में कुछ बातें हमको मिलती हैं, वो बातें मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। दशरथ से संबंधित भी मिलती हैं, है ना। तो संप्रति की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यह जैन मतानुयायी था, है ना, जैन मतानुयायी था।
ठीक है, जैन मतानुयायी था। सुहस्तिन सुहस्तिन से इसने जैन शिक्षा ली थी, सुहस्तिन से जैन शिक्षा ली, है ना, जैन शिक्षा ली, ठीक है, सुहस्तिन से जैन शिक्षा ली। और जैन तीर्थंकर जो थे उनके मंदिर बनवाए, है ना, तीर्थंकर तो होते ही जैन हैं, तो हमको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकरों के मंदिर बनवाए, ठीक है, तीर्थंकरों के मंदिर बनवाए। और इसने जो है उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था इसने, है ना, उज्जैन को इसने राजधानी बनाया। जैन और बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो यह मानते हैं कि कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी, कुणाल को नहीं मानते। जैन में बौद्ध ग्रंथ अशोक का उत्तराधिकारी जो मानते हैं वो संप्रति को मानते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और भी हम बात कर सकते हैं, संप्रति को मानती है, और इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, हाँ इतनी है, और तो क्या ही है संप्रति के बारे में। और उज्जैन को इसने केंद्र बनाया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उज्जैन को इसने अपना केंद्र बनाया, ठीक है, उज्जैन को इसने अपना केंद्र बनाया। और बात करें हम जैन व बौद्ध ग्रंथ अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति को मानते हैं, है ना, संप्रति को मानते हैं, ठीक है, संप्रति को मानते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और शालीशुक जो था, शालीशुक आएगा अभी आगे, शालीशुक की बात भी हम यहाँ पे करेंगे। शालीशुक जो था वो इसका पुत्र माना जाता है ना, शालीशुक संप्रति का पुत्र माना जाता है। और संप्रति को भागवत पुराण में कुणाल पुत्र बताया गया है ना, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक तो शालीशुक इसका पुत्र था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि भागवत पुराण में इसको जो है, भागवत पुराण में इसको कुणाल पुत्र कहा गया है ना, कुणाल पुत्र कहा गया है, ठीक है, भागवत पुराण में संप्रति को कुणाल पुत्र कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, भागवत पुराण में और कुणाल पुत्र इसको कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉरी दशरथ की बात करते हैं। तो दशरथ की एक तो उपाधि मिलती है देवानाम प्रिय, है ना, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि मिलती है नागार्जुन की गुफा का जो लेक है वहाँ से। इसके अलावा जो है कई ग्रंथ जो है मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण दशरथ को और संप्रति से पहले शासक होना बताते हैं, ठीक है, संप्रति से पहले शासक होना मानते हैं, है ना, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। बस दो ही तथ्य हैं इसके बारे में, ज़्यादा तथ्य है नहीं। और हम कला जब पढ़ेंगे तब मैं दशरथ के बारे में और वहाँ पे बताना चाहूँगा कला वाले भाग में, ठीक है। यहाँ पे तो हम दो ही बात कर लेते हैं। एक तो हम करेंगे कि सॉरी मत्स्य पुराण व विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण में विष्णु पुराण
में दशरथ को संप्रति से पूर्व शासक होना माना है, से पूर्व शासक होना माना है। और दूसरी बात, नागार्जुन गुफा लेख में दशरथ हेतु सॉरी देवानाम प्रियदसी, दो है, देवानाम प्रियदसी उपाधि मिलती है, ठीक है। देवानाम प्रियदसी उपाधि मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुणाल के उत्तराधिकारी संप्रति और दशरथ के संबंध में दोनों भागों को बटे, यह जानकारी विंसेंट आर्थर इसमें देता है। और किस प्रकार से इनके बारे में जो बातें थी वो प्यारे साथियों हमने की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया तरीके से, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बढ़िया उतारें, मैं इसको मिटाकर, और हम बात करते हैं शालीसुख की, और शालीसुख के बाद में बृहद्रथ की बात कर लेंगे। और फिर मौर्य काल के पतन के कुछ चंद कारण हैं, उनको करके आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, बड़ी फैक्चुअल क्लास है आज की, पूरा रट्टा मारने जैसी है। तो कोई ऑप्शन है नहीं विद्यार्थियों, मैं भी खुद रट्टा मार के आया हूँ, क्योंकि जो तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं ना, वो लॉन्ग टाइम तक माइंड में स्थायी रूप से रहती नहीं है ना। और आजकल आरपीएससी का मामला भी कुछ ऐसा है कि कंसेप्ट के साथ वो तथ्य जरूर डालती है, और तथ्य के बिना फिर हमारा जो सवाल है ना वो सही हो नहीं पाता है। इस वजह से इतने सारे तथ्य मुझे पढ़ाने पड़ते हैं। आप इन तथ्यों को पढ़ के और आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करोगे, सारा काम हो जाएगा। पिछले साल के पेपरों को जितना हो सके उतना घोट दो और अपने कंटेंट को पढ़ दो, बस। इतिहास में सारी एग्जामें, प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो या स्कूल व्याख्याता, आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं शालीसुख की, है ना। शालीसुख के बारे में एक दो फैक्ट बड़ी ही महत्वपूर्ण है। शालीसुख, ठीक है। शालीसुख के बारे में एक तो इनको जो है दंभ विजय करने वाला शासक माना जाता है ना। और गार्गी संहिता तो इनको जो है अधार्मिक और धूर्त और इस प्रकार के शब्द, पाखंडी जैसे शब्द, पाखंडी क्या, झगड़ालू जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ना गार्गी संहिता में इनके लिए। और बड़ी ही अजब तरीके की बात लिखी गई है, धूर्त, झगड़ालू, है ना, अधार्मिक, गार्गी संहिता। और वैसे इनको दंभ विजय करने वाला शासक माना गया है। और एक प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट इनके समय का ये है कि एंटियोकस थर्ड ने और इनके शासनकाल में लगभग 206 ईसा पूर्व में और काबुल घाटी पर अभियान किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब सवाल इस प्रकार से बनता है कि अशोक के बाद वह कौन सा मौर्य शासक था जिसके काल में विदेशी आक्रमण हुआ या यूनानियों ने आक्रमण किया, इस प्रकार का सवाल बनता है। तो उसमें शालीसुख उत्तर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। वो बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसे धम्म विजय करने वाला शासक माना जाता है, धम्म विजय करने वाला शासक माना जाता है, ठीक है। इसे धम्म विजय करने वाला शासक माना जाता है, एक बात। दूसरी, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता के अनुसार शालीसुख अधार्मिक
धूर्त व झगड़ालू था। ठीक है, झगड़ालू था। इसके अलावा सॉरी इसके समय में एंटियोकस थर्ड ने, है ना, इसके समय में लगभग 206 बीसी में, है ना, बीसी में एंटियोकस या ओकस, है ना, एंटियोकस या ओकस थर्ड ने काबुल घाटी पर आक्रमण किया था। ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, कई बार ये सवाल पूछते हैं। ये अशोक के बाद मौर्य वंश पर पहला विदेशी आक्रमण था, ये भी ध्यान रखना। पहला विदेशी आक्रमण पूछे, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर सालिशुक हो जाएगा। ठीक है, एच.सी. राय चौधरी हमें ये बताते हैं कि सोफोगसेनस ने और एंटियोकस तृतीय को कुछ उपहार दिया था, है ना। तो सोफोगसेनस से तात्पर्य एच.सी. राय चौधरी का सालिशुक से ही है। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक बात, है ना। सोफोगसेनस, है ना, सोफोगसेनस का मतलब कौन है, ये सोफोगसेनस कौन है, सालिशुक, है ना, सालिशुक। कौन मानते हैं ऐसा, एच.सी. राय चौधरी साहब मानते हैं। ठीक है, एच.सी. राय चौधरी साहब मानते हैं। ठीक है, सोफोगसेनस ने एंटियोकस थर्ड हुई, ये वाला एंटियोकस थर्ड को उपहार दिया था। मतलब ये क्या दर्शा रहा है, जहां तक है दशरथ, ये राय चौधरी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि एंटियोकस थर्ड ने जब काबुल घाटी पर आक्रमण किया तो इसके आक्रमण से बचने के लिए सालिशुक ने संभव है कि एंटियोकस थर्ड को कुछ उपहार देकर यहाँ से विदा कर दिया हो कि आप जाइए भाई साहब, हमें क्यों परेशान करते हो, आप कुछ ले जाइए, किस्सा खत्म। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे रहा होगा। सालिशुक के बाद हम बात करते हैं अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की। इसके बारे में एक ही फैक्ट है बस, बहुत अधिक फैक्ट नहीं है। बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ की बात करते हैं तो एक तो इसको जो है, जो हर्षचरित एक ग्रंथ है हर्षचरित, उसमें इसको प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा कि हर्षचरित में इसे क्या कहा गया है, प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रज्ञा दुर्बल वाली बात ये पूछते हैं एग्जामों में। प्रज्ञा दुर्बल किसे बताया गया है, बृहद्रथ को। कहाँ बताया गया है बृहद्रथ को, प्रज्ञा दुर्बल कहाँ बताया गया है, तो हर्षचरित में। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बनता है। और एक दिन जब रात्रि के समय ये अपनी परेड जब करवा रहे थे, परेड का निरीक्षण कर रहे थे, सेना की जो परेड होती है उसका निरीक्षण कर रहे थे, तो उस समय इसके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे रात्रि के दरमियान सेना की परेड का निरीक्षण करते समय अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार डाला गया।
के द्वारा मार डाला गया। मौर्य वंश समाप्त हुआ। मौर्य वंश समाप्त हुआ। वह या पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना 185 या 184 BC में की, है ना। ईसा पूर्व 184-85 में जो है 185-84 में मौर्य वंश समाप्त हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। कुछ लोगों का मानना है कि बृहद्रथ जो है वो 10वां शासक था मौर्य वंश का, 10वां शासक, है ना। लेकिन आप ध्यान रखना, आपने जो पुराणों के अनुसार चलेंगे तो कुछ नाम ज़्यादा ही जा रहे हैं। पुराणों में मैंने भी जैसे अभी लिखे 12-13 नाम अपने लिख लिए थे, उस हिसाब से ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन कहीं पर इस प्रकार का सवाल आ जाए कि कौन से नंबर का शासक था और ऑप्शन में 13 नहीं हो, 13 शासक वहाँ पे हमने लिखे हैं, है ना। मतलब 10 तो वो लिख दिए थे और 3 उसके अलावा हो जाएंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया एक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, फिर चौथा कुणाल, कुणाल के बाद में बंधुपालित, बंधुपालित के बाद में हम इंद्रपालित, इंद्रपालित के बाद में दशरथ दर्शक, और दशरथ दर्शक शालिशुक, शालिशुक के बाद में हमने लिखा देवधर्मन, देवधर्मन के बाद हमने लिखा शतधनुष, शतधनुष के बाद में क्या लिखा था हमने, शतधनुष के बाद में हमने लिखा था बृहद्रथ। 12 हुई, एक कौन सा छोड़ गया, एक छोड़ गए कोई सा, 13 थे मैंने अभी कितने थे ना, जहाँ तक है 12 है 13 है, जो भी है 12-13 बैठेंगे मेरे हिसाब से, 12 या 13 बैठेंगे, एक कोई सा छोड़ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको 10वां शासक कहीं पर बताया गया है, एग्जैक्टली इसका जो स्रोत है वो मेरे को याद नहीं है कहाँ बताया गया है। लेकिन इस प्रकार का सवाल आ जाए, मान लो ऑप्शन में 13-14 का ऑप्शन नहीं हो तो आप 10 पे चले जाना कि बृहद्रथ जो है 10वें नंबर का शासक था, ठीक है। और पुराणों के अनुसार पूछ ले तो फिर 13वें नंबर का हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो चलो इसको आप उतारें। अब मैं मौर्य वंश के पतन के कारणों का जिक्र थोड़ा सा कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, तथ्यात्मक बातें हैं, उनको हम लिख के आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, आपको समझ तो आ रहा होगा, आप कमेंट जरूर किया करें। दरअसल मैं बार बार कमेंट करने की बोलता हूँ, जितना मैं कमेंट करने की बोलता हूँ ना उतना मैंने कभी आप लोगों से शेयर करने के लिए नहीं बोला। जबकि अधिकांश टीचर जो है ना आपको ऐसे मिलेंगे, वो यही कहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपसे शायद ही कभी कहा है कि कृपया करके मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कभी मैंने शायद नहीं कहा। कमेंट करने को लगातार बोलता हूँ। कमेंट करने से मुझे ऐसा होता है कि भैया आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। क्योंकि कमेंट वही व्यक्ति करता है जिसको चीज़ समझ में आ रही है ना। और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, वो प्रश्न करता ही नहीं है। और जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है इसका मतलब उसको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। और प्रश्न करने में एक ही व्यक्ति का नाम है, कहने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी लिस्ट उठा के देखेंगे कमेंट बॉक्स की, तो उसमें एक ही नाम मिलेगा जिसने लगातार सवाल किए हैं और सबसे ज़्यादा सवाल किए हैं। सबसे ज़्यादा क्या, मुझे लगता है उसी ने सवाल किए हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे पता है। और आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स कृपया देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा मौर्य वंश के पतन, मौर्य वंश का पतन, ठीक है। छोटा सा मामला है, पूरा हो गया है आज की क्लास। मौर्य वंश का पतन, ठीक है। मौर्य वंश के पतन में देखो क्या बात आएगी। यहाँ पे देखो, जो हरप्रसाद शास्त्री साहब हैं वो कहते हैं कि अशोक की जो शांति प्रिय नीति थी, सॉरी ब्राह्मणवादी जो नीति थी उसकी वजह से और मौर्य वंश का पतन हुआ ना। हरप्रसाद शास्त्री ब्राह्मणवादी नीति को, या मैं कहूँ धम्म की नीति को, मौर्य वंश का पतन का कारण बताते हैं। वहीं ऐसी राय चौधरी ने इस मत का खंडन किया और राय चौधरी साहब कहते हैं कि अशोक की जो अहिंसक और शांतिवादी जो नीति थी वो मौर्य वंश का पतन का कारण बनी,
डीडी कौशाम्बी आर्थिक कारण बताते हैं। रामशरण शर्मा साहब जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही थी, जिसके चलते नए नए शहरों का उद्भव हुआ और नए शहरों के उद्भव होने से नए राज्य बन गए और केंद्रीय नियंत्रण शिथिल हो गया, इस कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। ऐसे ही रोमिला थापर कहते हैं कि केंद्रीय नियंत्रण नहीं था और राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं था, मतलब राष्ट्रीय भावना का अभाव था। वहीं डीएन झा ये कहते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते मौर्य वंश का पतन हुआ। निहार रंजन राय ये कहते हैं कि विदेशी विचारों को अपना लिया था और जनता ने कुछ विद्रोह भी कर दिए थे, इस कारण से मौर्य वंश का पतन हुआ। वहीं विमलेश चंद्र जो हैं वो ये कहते हैं कि विमलेश चंद्र जो हैं बड़े ही गजब का तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि अशोक की अदूरदर्शिता के चलते मौर्य वंश का पतन हुआ, क्योंकि अशोक ने चीन की दीवार की भांति उत्तर पूर्वी भारत में एक दीवार नहीं बनवाई थी। यदि अशोक उत्तर पश्चिमी भारत में और एक चीन की दीवार की भांति एक दीवार बना देते तो संपूर्ण आक्रांता उसी दिशा से भारत में आए थे। क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्र है और उत्तर में विशाल हिमालय है, उसको पार करके कोई भी आक्रांता भारत में आ नहीं सकता था। इसलिए भारत आने का एक ही रास्ता था, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, और उस क्षेत्र में यदि अशोक एक विशाल दीवार बना देते तो कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं होता, मौर्य वंश का पतन नहीं होता। ये विमलेश चंद्र हमको बताते हैं। ठीक है, तो इन बातों को मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, वैसे मैंने बोल के सुनाई दिया है आपको। यहाँ पे हरप्रसाद शास्त्री है ना, हरप्रसाद शास्त्री साहब क्या कहते हैं? हरप्रसाद शास्त्री साहब के अनुसार धम्म व ब्राह्मण विरोधी नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति है ना। अब ब्राह्मण विरोधी नीति कौन कौन सी थी आपको पता होगा। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी, जिसमें कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति और धम्म महामात्र के पद पर नियुक्त हो सकता था और वो धर्म का प्रचार कर सकता था। जबकि धर्म का प्रचार करने की इजाजत किसको थी? ब्राह्मणों को थी। तो ये सीधी ब्राह्मण विरोधी नीति थी, धम्म महामात्र की नियुक्ति करना है ना। इनको मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बात पहले कर चुके हैं। इसके अलावा अशोक ने जो है यज्ञ वगैरह पे जो बलि प्रथा थी उसको बंद कर दिया, जो कि ब्राह्मणवादी नीति में आती है ना। इसके अलावा जो है अशोक ने न्यायिक समानता कर दिया है ना, न्याय की समानता कर दी कि ब्राह्मण भी कोई अपराध करता है तो उसको भी उतना ही दंड मिलेगा जितना उसी अपराध को एक शूद्र करता है ना। तो शूद्र में ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं रखा। इस प्रकार से ये ब्राह्मण विरोधी नीति को ये मानते हैं हरप्रसाद शास्त्री की उन लोगों ने जो है इनका पतन करवा दिया। इस मत का खंडन किसने किया? इस मत का खंडन जो किया, खंडन जो किया वो किया एच.सी. राय चौधरी ने, है ना। एच.सी. राय चौधरी ने किया। ठीक है, एच.सी. राय चौधरी ने किया, बात रखना, ध्यान रखना। तो एच.सी. राय चौधरी कहते क्या हैं? इनके अनुसार, एच.सी. राय चौधरी के अनुसार मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ कि शांतिवादी नीति, है ना, अहिंसक व शांति वाली नीति। ठीक है, इसके कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। मतलब इसने लड़ना वगैरह छोड़ दिया और जब विदेशी आक्रमण हुए तो वही बात हुई कि वो आराम से जीत गए। और तीसरी बात करता हूँ मैं डी.डी. कौशाम्बी साहब की। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी बड़े ही महत्वपूर्ण इतिहासकार, भारत में मार्क्सवाद के जनक माने जाते हैं, जबकि मार्क्स के विरोधी थे। आर्थिक कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? आर्थिक कारण। मार्क्सवादी एक ही बात करते हैं, कोई भी घटना हो आर्थिक कारण से ले जाओ, है ना। वैसे डी.डी. कौशाम्बी भी आर्थिक मतलब मार्क्सवादी ही है ना, डी.डी. कौशाम्बी और डी.एन. झा भी। मैं यहाँ पे डी.एन. झा की बात कर लेता हूँ। डी.एन. झा, ठीक है, डी.एन. झा ने क्या बताया? कमजोर उत्तराधिकारी को बताया, है ना, कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, कमजोर उत्तराधिकारी जो थे वो कमजोर थे, इसलिए मौर्य वंश का पतन हो गया। रोमिला थापर बड़ा गजब का कमेंट करती हैं, अभी जिंदा हैं रोमिला थापर। ठीक है, रोमिला थापर की हम बात करें तो रोमिला थापर कहती हैं कि अत्यंत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, है ना, अति केंद्रित
शासन व्यवस्था, अति केंद्रीय शासन व्यवस्था व राष्ट्रीय भावना का अभाव, है ना, राष्ट्रीय भावना का अभाव, ठीक है, राष्ट्रीय भावना का अभाव। बात तो इसी प्रकार की रामचंद्र शर्मा साहब भी करते हैं जी। ये रोमिला थापर भी उसी कैटेगरी में आती हैं। डी कौशाम्बी हो, DL झा हो, रोमिला थापर हो, रामचंद्र शर्मा साहब हो, ये जो हैं मार्क्सवादी विचार रखते हैं, है ना। रामचंद्र शर्मा है ये, RS शर्मा इनको बोलते हैं हम, रामचंद्र शर्मा। सामंतवाद पे इन्होंने ढेर सारा काम किया है ना। इन्होंने क्या कहा कि नवीन तकनीकी के कारण, नवीन तकनीकी विकसित होने के कारण, नवीन तकनीकी विकसित होने के कारण कृषि व नगरों का विकास हुआ, कृषि व नगरों का विकास हुआ। और कृषि व नगरों के विकास होने से क्या हुआ, इससे नवीन राज्यों का उदय हुआ, नवीन राज्यों का उदय हुआ, है ना, नवीन राज्यों का उदय हुआ। और इसका कारण जो है केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ गया, है ना, केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ गया, ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण जो है वो ढीला पड़ गया इस कारण से, और इसका पतन हो गया, ठीक है, मौर्य वंश का पतन हो गया। इसके अलावा 7वें नंबर पे हम बात करें तो निहार रंजन राय क्या कहते हैं, निहार रंजन राय की जो बात हम करते हैं तो निहार रंजन राय दो तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं, दो तर्क देते हैं। एक तर्क तो कहते हैं कि विदेशी विचारों को अपनाना, ठीक है, विदेशी विचारों को अपनाना, ठीक है, बाप रे बाप, लिख लेना विद्यार्थियों, आज थक चुके हैं हम। विदेशी विचारों को अपनाना, और दूसरा जो आएगा जनता के विद्रोह, ठीक है, जनता के विद्रोह, ठीक है। और विमलेश चंद्र अपना ही राग लाते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे उदाहरण ले आते हैं लोग। विमलेश चंद्र जो हैं, विमलेश चंद्र, ठीक है, विमलेश चंद्र क्या कहते हैं, अशोक की अदूरदर्शितापूर्ण नीति, है ना, अशोक की अदूरदर्शिता, ठीक है, अशोक की अदूरदर्शिता। कौन सी अदूरदर्शिता, कि अशोक को जो है चीन की दीवार की भांति भारत के उत्तर पश्चिम में बनानी चाहिए थी, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में बनानी चाहिए थी, ठीक है। मतलब इनका मानना क्या था, यदि अशोक जो है भारत के उत्तर पश्चिम में इस प्रकार से, मान लो ये थोड़ा सा भारत है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तो पूरा हिमालय है ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा समुद्र है, तो ये इसी क्षेत्र से भारत में आक्रमण होते थे। लगभग सारे आक्रमण भारत में इसी क्षेत्र से हुए हैं, है ना, सारे आक्रमण। तो इनका मानना ये है कि इस क्षेत्र में यदि एक विशाल दीवार बना देते तो यहाँ पे तो पूरा समुद्र था, इधर आ नहीं सकते थे, यहाँ हिमालय था, इधर नहीं आ सकते थे, फिर आते कौन, विदेशी कैसे आते भारत में, है ना। तो तर्क तो बड़ा गजब का है, लेकिन ठीक है, हमने बस लिख लिया है, आप समझ गए होंगे। पूरे इनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, आप इसको उतार लें। और यहाँ से सुमेलित करने के इस प्रकार के सवाल बड़े अच्छे सवाल आते हैं, और यहाँ से साक्षात्कार में और जो मेंस लिखते हैं तो वहाँ से डेस्क्रिप्टिव सवाल बनता है। तो हम इस प्रकार से जो है साक्षात्कार तैयारी कर नहीं रहे हैं, आप इसकी व्याख्या को जरूर किसी पुस्तक में पढ़ लेना, तो आपके साक्षात्कार और डेस्क्रिप्टिव की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव का सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।